पाकिस्तान और इंडिया से कनाडा का स्टडी वीज़ा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी फ़ीस है और क्या लॉकडाउन में कनाडा की इमिग्रेशन ओपन है। तो अगर आपने इस बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। Assalamualaikum ji, hello, namaste, sat sri akal, bonjour. Before starting the video, let me introduce you myself quickly. So myself Asim from Pakistan. Currently I live in Canada in the beautiful city of Vancouver. और बहुत से लोग आप लोगों में से मुझसे पूछते हैं कि मैं कनाडा किस वीज़े पर आया था। तो I came to Canada on direct PR. Now without any further ado, let's get straight into the video. तो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। कनाडा जिसको स्टूडेंट की हेवन कहा जाता है, जिसको स्टूडेंट की डिज्नीलैंड कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ ख़त्म करता है तो कैनेडियन गवर्नमेंट का ये प्रॉमिस है कि वो उस इंटरनेशनल स्टूडेंट को उसकी स्टडीज़ के बाद यहाँ का 3 साल का वर्क वीज़ा देते हैं और उस वर्क वीज़ा के दौरान वो यहाँ पर PR के लिए मतलब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये कनाडा में स्टडी करने का प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पर जो है स्टडी के बाद यहाँ की PR मिल जाती है। तो पाकिस्तान और इंडिया से कनाडा का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस क्या है, इस बारे में मैंने 2 दफ़ा पहले वीडियो बनाई थी जो कि मेरे चैनल पर अभी भी मौजूद है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। तो उसमें मैंने जो है हर चीज़ क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट बता दी थी। मुझे लगता था कि शायद उसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन अभी भी आप लोगों के बहुत से कॉमेंट्स आते रहते हैं और आप बहुत से क्वेश्चन करते रहते हैं और मैं उन कॉमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आप लोग नाराज़ होते रहते हैं। तो इसलिए सिर्फ आप लोगों की खातिर मैं इस वीडियो को एक दफ़ा फिर से बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि इस वीडियो को मैं दोबारा से बनाऊँ। तो इस वीडियो में आपके मैं उन क्वेश्चंस के भी साथ साथ जवाब बताऊंगा और जितना भी प्रोसेस है मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक पेन और पेपर ले आएँ ताकि जो भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा वो आप लोग अपने पास नोट कर लें। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूं। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप लोग पेन और पेपर ले आए होंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, कनाडा स्टडी वीज़ा पर अप्लाई करने के 2 डिफरेंट प्रोसेस हैं, लेकिन वो काम एक ही करते हैं। एक है स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम और एक है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम और स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? पहला डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम में आपको आपका जवाब थोड़ा सा लेट आता है, मतलब 2 या 3 या 4 महीने लग सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम में आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है, मतलब 21 से मैक्सिमम 35 डेज़ के अंदर आपको आपका जवाब आ जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम में आपको सिर्फ 1 सेमेस्टर की फ़ीस भरनी पड़ती है कॉलेज की, लेकिन जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम है उसमें आपको 2 सेमेस्टर्स की मतलब 1 साल की फ़ी भरनी पड़ती है। एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम में आपके वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं, लेकिन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम में आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ही ब्राइट होते हैं। अच्छा जी, जो एक और मेजर डिफरेंस है वो ये है कि स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम में आप सिर्फ पेपर्स पर और डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम में आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि आप पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम और स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान से कनाडा के लिए स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम में अप्लाई करें। तो इसीलिए मैं आप लोगों को स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम के तहत जो प्रोसेस है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उसमें टोटल 7 स्टेप्स हैं। अगर आप लोगों ने इन 7 स्टेप्स को फॉलो किया तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने की कुछ चांसेस बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, इन स्टेप्स को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे हाथों में ये डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में जितना भी जो वीज़ा का प्रोसेस है, स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है, मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है दिया हुआ है। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है PDF फॉर्मेट में, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स हुए तो आप लोगों को किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की कंसल्टेंट की फ़ीस बच सकती है, आप लोग सारा काम खुद कर सकते हैं। अच्छा जी, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर। आप लोगों में से बहुत से लोग कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे, लेकिन आप लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद कनाडा में लॉकडाउन की वजह से इमिग्रेशन बंद होगी। तो कनाडा की इमिग्रेशन कभी भी बंद नहीं हुई। तो कनाडा की इमिग्रेशन ओपन है। आप लोगों ने जो भी वीज़ा के लिए जिस कैटेगरी में अप्लाई करना है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। तो स्टेप 1 में आपके पास FA या FSC इंटरमीडिएट होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों ने मैट्रिक की और आप लोग जो है स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों के पास FA या FSC मस्ट होना चाहिए। ये है पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपका गैप 1 साल से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए, मतलब कि आपकी जो स्टडी का गैप है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो अब मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें बहुत से कंसल्टेंट ने आके नीचे कमेंट किया कि आप ये वाली इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा का भी गैप हो सकता है। तो भाई मैं अभी भी अपनी बात पे फर्म हूँ कि आपका 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक तरीका है, आप 1 साल से ज़्यादा का अगर आपका गैप है 3 या 4 या 5 साल का भी, तो आप अगर एक साथ एक्स्ट्रा नोट लिख लें, ऐड कर लें नोट कि मेरा ये 3 या 4 साल का गैप इसलिए हुआ कि मुझे किसी का कर्जा देना था या मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मुझे पैसे चाहिए थे, तो इसीलिए मैंने स्टडीज़ रोक के मैंने काम की तरफ अपनी तवज्जो दे दी। तो आप अगर इस तरह का जो है एक नोट साथ में ऐड कर लें तो डेफिनेटली आपको कॉलेज का एडमिशन मिल सकता है। और मेरे बहुत से दोस्तों को इस तरह जो है एडमिशन मिला है, उनका गैप भी 3-3, 4-4 साल का था।
अच्छा जी, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है आपका आइट्स। आपका आइट्स में मिनिमम 6 बैंड या मैक्सिमम 6.5 बैंड ज़रूर होने चाहिए। अगर आपको कोई कंसल्टेंट कहता है कि विदाउट एन आइट्स में आपका कनाडा का स्टडी वीज़ा लगवा दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यार। आपको आइट्स डेफिनेटली करना ही करना है। विदाउट एन आइट्स कनाडा में आने का आप जो है बिल्कुल भी ना सोचें। अच्छा जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि कुछ कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पर आप उसमें विदाउट एन आइट्स भी जो है एडमिशन ले सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बताता चलूँ कि अगर आप विदाउट एन आइट्स किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उस कॉलेज के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको जो है स्टडी के बाद आपको वर्क वीज़ा दिला सकता है। तो आपको डेफिनेटली अपनी स्टडीज़ के बाद अपने घर वापस जाना पड़ेगा। तो विदाउट एन आइट्स प्लीज़ आप लोग जो है कनाडा स्टडी वीज़ा पर आने की सोचे भी मत। अच्छा जी, एक और चीज़, अगर आपके पास ए या ओ लेवल है तो आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पास ए या ओ लेवल्स है तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अब ए और ओ लेवल क्या है ये आपको बेहतर पता होगा। तो ये हो गया स्टेप 1 जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स क्या थी। अभी चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। अच्छा जी, स्टेप 2 है सर्च ऑनलाइन फॉर द DLI और डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। सो DLI और डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस आर दोज कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस who have the authority to enroll international students in their college। अब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये वो कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दी होती है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में इनरोल कर सकते हैं। मतलब उनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया होता है। तो मेक श्योर आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिसके पास वैलिड DLI नंबर हो, जिसके पास डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन नंबर हो। अब DLI इंस्टीट्यूशंस कैसे सर्च करते हैं? ये आप जब कनाडा की वेबसाइट पर जाएंगे www.cic.gc.ca पर, वहाँ पर आप जो है सर्च करेंगे DLI इंस्टीट्यूशंस। वहाँ पर जब DLI इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट आएगी, वहाँ पर आप अपनी जो मर्ज़ी की जो भी स्टेट या प्रोविंस है वहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, नीचे सिटी का नाम लिखेंगे, तो लाइन पर जो है DLI इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट आ जाएगी। तो वहाँ पर कोई भी जो है आप इंस्टीट्यूशन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इस बारे में देखना है तो मेरी पिछली वीडियो में आप लोग उसका प्रोसीजर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को नीचे लिंक में दे भी दूँगा। अच्छा जी, कॉलेज में अप्लाई करने की फ़ीस होती है $150 से $250, डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो। कुछ कॉलेजेस की फ़ीस 150 होती है, कुछ की 200 और कुछ की $250। सो मिनिमम 150 टू मैक्सिमम $250 फ़ीस होगी एडमिशन की, ठीक है। अच्छा, while applying make sure you have these documents ready in your hands like proof of your previous academic qualifications, passport copy and proof of your English ability IELTS। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके हाथों में होने चाहिए क्योंकि आप लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप लोग को ये सारे जो है अपलोड करने पड़ेंगे। आप लोग के पास मेक श्योर या कोई कैमरा या फ़ोन हो जिसमें कैमरा हो, या फिर आपके पास आपका प्रिंटर स्कैनर हो, क्योंकि आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं ऑनलाइन। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पेपर की फॉर्म में नहीं। अच्छा जी, अब आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अप्लाई कर दिए, तो अब आप लोग अपने एक्सेप्टेंस लेटर का वेट करें जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने स्टेप 3 की तरफ। सो आफ्टर एक्सेप्टिंग योर ऑफर फ्रॉम योर एजुकेशन प्रोवाइडर यू मस्ट पे द ट्यूशन फी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर मींस 2 सेमेस्टर्स। स्टेप 3 में कहता है कि पे योर ट्यूशन फी। चलें जी, अब आपका सब कुछ ठीक हो जाता है और आपको आपका एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अब आप लोग सबसे पहले अपनी ट्यूशन फ़ी पे करें, जो कि आप लोगों को 2 सेमेस्टर की करनी पड़ेगी STS कैटेगरी में। मतलब आपको पूरे 1 साल की फ़ी पे करनी पड़ेगी। और जब आप फ़ी पे करेंगे तो आपको एक रसीद देंगे, आपने वो रसीद संभाल के रखनी, क्योंकि जब आप अपना स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो वाली रसीद जो है उसमें अपलोड करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में कहते हैं परचेज GIC। अब GIC क्या होता है? GIC मीन्स गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेशन। मतलब कि आपको कनाडा के किसी लिस्टेड बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करना है और उसमें आपको $10,000 जो है सबमिट करवाने हैं, और वो $10,000 आपको जब कनाडा लैंड आप करेंगे तो आपको मंथली जो है लमसम अमाउंट कुछ ना कुछ करके मिलती रहेगी। अब GIC कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसीलिए मैंडेटरी किया कि क्या होता था कि पहले यहाँ पर स्टूडेंट आते थे जब कनाडा, तो उनके पास जो है फ़ी पे करने के पैसे नहीं होते थे, तो वो अपनी स्टडी से ध्यान हटाकर जॉब्स की तरफ लग जाते थे। तो उससे जो ड्रॉबैक ये होता था कि उनको उनके वर्क वीज़ा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए उन्होंने GIC जो है अकाउंट बनाने का जो है मैंडेटरी कर दिया। अच्छा जी, जो बैंक यहाँ पर GIC अकाउंट आपका बनाते हैं उसमें आ जाता है HSBC, CIBC, नोवा स्कॉशिया और बहुत से और बैंक्स हैं जो जिनमें आप जो है अपना GIC अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि GIC अकाउंट कैसे बनाते हैं तो आप अपने बैंक टेलर के पास जा सकते हैं, वो आप लोगों को GIC अकाउंट बना देगा। तो जब आपका कनाडा में किसी बैंक में आपका अकाउंट खुल जाएगा तो वो आपको एक रसीद देंगे, वो भी आपने अपने पास रखनी है, क्योंकि जब आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो वाला जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है वो भी आपको उनको दिखाना पड़ेगा, मतलब उस वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये हो गए 4 स्टेप। अब चलते हैं स्टेप 5 की तरफ।
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5 में आपने अपना मेडिकल एग्जाम देना है और अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाना है अपने डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, मेडिकल एग्जाम आपने उस डॉक्टर से देना है, मेक श्योर जिस डॉक्टर को कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हो, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता कि कौन से डॉक्टर को कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, तो आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाके पूछ सकते हैं कि कौन से डॉक्टर को कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मेडिकल एग्जाम के टेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हो गए हमारे 5 स्टेप। जिन 5 स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके स्टडी वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। तो अब आ जाता है स्टेप 6। स्टेप 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना है। तो अब अगर आपके पास आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको 5 स्टेप्स में बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं आपके हाथों में, तो अब आप अप्लाई करें स्टडी परमिट के लिए। तो स्टडी परमिट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चलिए देखते हैं। तो पहली चीज़ है, आपको जो स्टडी परमिट के लिए आपने अप्लाई करना है उसकी फ़ीस होगी $150। वो भी आपने अपने क्रेडिट कार्ड या अपने बैंक से जाकर पे कर देनी है, ठीक है। जब अपनी फ़ीस पे करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट से स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इसको आपने फिल करना है और आपने इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपने जो है एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था वो भी आपने उसमें अपलोड कर देनी है, ठीक है। तीसरी चीज़, आपका जो ओरिजिनल वैलिड पासपोर्ट है उसकी कॉपीज़ फ्रंट और बैक साइड दोनों की, फर्स्ट पेज की भी और फ्रंट और बैक साइड दोनों की। अच्छा जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कहता है कि आपने अपने पासपोर्ट साइज़ की 6 फ़ोटोकॉपीज़ जो है अपलोड करनी है और मेक श्योर कि वो जो 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होंगे उनके पीछे आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका फुल जो नेम है वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में आपसे कहता है कि प्रूफ ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपका आइट्स। तो आपका आइट्स की जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो भी आपको इसमें अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आपने एफएससी या ग्रेजुएशन जो भी किए, उसके आपके पास जो सर्टिफिकेट है, ये जो भी आपके पास उसका रिजल्ट है या ट्रांसक्रिप्ट है, वो भी आपने इसमें अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कहता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रूफ, यू मस्ट शो दैट यू हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ इन कैनेडा स्टे। अच्छा जी, इस रिक्वायरमेंट में, इस स्टेप में आपको ये कहता है कि जब आप लोग यहाँ पर कनाडा आओगे तो आप लोग इस चीज़ का हमें सेटिस्फाई करो कि आप लोग यहाँ पर आके ख़ुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। तो आप लोगों ने उनको सेटिस्फाई करना है कि आप लोग जो है फाइनेंशियली यहाँ पर अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपने जो है अपनी जो ट्यूशन फ़ी आपने दी थी तो उसकी जो आपको रसीद मिली होगी वो भी आपने इसमें अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में आपने अपना जो GIC परचेज़ किया था उसका जो आपको बैंक की तरफ से रसीद मिली है या जो भी जो आपको डॉक्यूमेंट मिला है वो भी आपने इसमें अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है आपका स्टूडेंट क्वेश्चनियर। अब स्टूडेंट क्वेश्चनियर क्या है, आपने एक प्लेन पेपर लेना है, उसमें आपने एक स्टोरी लिखनी है, मतलब उस स्टोरी में आपने कैनेडियन गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना है कि मेरा कनाडा आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, मैं यहाँ पर स्टडी करने आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर आके जॉब नहीं करूँगा अपनी स्टडीज़ के दौरान, बल्कि मेरा मकसद अपना फ्यूचर बनाना है और अपनी स्टडीज़ को यहाँ पर ख़त्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करनी है। उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट की जो आपकी कॉपी थी वो भी अपलोड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपना फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म या फॉर्म भेज जिसमें आपकी पूरी फैमिली का लिखा है कि आपके ब्लड रिलेशन में कौन कौन है, आपके कितने ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, वो आपके पास एक फॉर्म भी होगा, वो जो है आपने उसमें अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बैंक स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 4 मंथ्स। अच्छा, मेरी पिछली वीडियो पर बहुत से कंसल्टेंट्स जो है मुझे आके नीचे कमेंट करते हैं कि जब आपने GIC परचेज़ कर लिया तो आपको बैंक स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत है। तो भाई, बैंक स्टेटमेंट की आपको बिल्कुल ज़रूरत है। आप लोगों ने कैनेडियन गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना है कि अगर आपके पास GIC के वो जो $10,000 है अगर वो ख़त्म हो गए तो पीछे आपके पास पैसे होंगे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा फॉर द सेफ साइड। आप जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लें और उसको भी जो है साथ में दिखा दें कैनेडियन गवर्नमेंट को कि आप लोगों के पास इतने पैसे हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है अपना वीज़ा अप्रूव करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसमें आपने जो है एक पेपर पर लिखना है, आपने उनको सेटिस्फाई करना है कि मैं कनाडा सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के लिए आ रहा हूँ और मेरा यहाँ पर आने का मकसद अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना है, अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है। आपने बस उनको सेटिस्फाई करना है। तो ये आपने एक पेपर लॉन्ग जो है लिख कर अपलोड कर देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है आपका यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। अच्छा, इस चीज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि आपको यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म की तब ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आपका जो ये वीज़ा का प्रोसेस है, कोई आपका कंसल्टेंट या कोई दोस्त अप्लाई कर रहा है आपके लिए, तो तब आपको यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस फॉर्म की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो जो आपको रसीद मिली होगी जब आपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया होगा $150, उसकी भी रसीद आपने इसमें अपलोड कर देनी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में कहता है लास्ट स्टेप में एडिशनल डॉक्यूमेंट रिटन लेटर बाय योर एल्डर्स और द पर्सन हु इज़ हेल्पिंग यू फाइनेंशियली विद साइन एंड अटेस्टेड स्टैम्प।
ठीक है, जो भी बंदा आपके पेरेंट्स हैं या आपके अंकल हैं, आपका कोई दोस्त या आपका बैंक अगर आपको सपोर्ट कर रहा है कनाडा आने के लिए फाइनेंशियली, तो आपने उनसे जो है एक लेटर लिखवाना है। उसमें आपने ये दिखाना है उनको कि ये जो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है वो आपको आगे भी सपोर्ट करेगा, और आपको वो जो है वो लेटर है वो अटेस्टेड करवाने, नोटराइज करवा के उसको आपने अपलोड करना है। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 स्टेप। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ, स्टेप 7 की तरफ। अच्छा जी, अब आपने अपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर लिया, आपके ये 6 स्टेप्स हो गए। अब आपने अपना लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है, अपना बायोमेट्रिक टेस्ट देना है। तो आप अपने करीबी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर आप अपना बायोमेट्रिक टेस्ट देंगे और उसकी फ़ीस होगी $85, और वो जो भी एंड में उसकी आपको रसीद देंगे बायोमेट्रिक टेस्ट की, वो भी आपने आकर अपलोड कर देनी है। और इस तरह इंशाल्लाह जो है आपका सारे स्टेप्स जो है आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। अच्छा जी, अब आपने अपना स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर दिया, आपने बायोमेट्रिक टेस्ट भी दे दिया, आपने उसकी रसीद भी अपलोड कर दी। तो अब आप जो है अपने वीज़ा का वेट करो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई है, और अगर इस वीडियो से आपके किसी दोस्त की मदद हो सकती है, तो ये वीडियो आप लोग उनको भी शेयर करें। और अगर आप लोग इस तरह की और वीडियो चाहते हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी क्लिक करो, ताकि आप लोग मेरी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रह सको। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव कनाडा। अस्सलाम वालेकुम।